हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर जीओसी का, जिसमें हम लोगों को आज पढ़ना है रेजोनेंस, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर दिया था मेजोमेरिक इफेक्ट, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको पढ़ाई थी, जिसका आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से बहुत बड़ा रोल भी है और सारे क्वेश्चन भी वहाँ से आते हैं। अब उसी के क्रम में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीओसी का पार्ट 3। जीओसी का क्या है, ये पार्ट 3 है। और जैसा कि आप सब जानते हो कि जीओसी के पार्ट 3 में रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन डिस्कस करने हैं। रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों डिस्कस करने हैं और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक का मतलब होता है ऐसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस तो आने ही हैं, दैट टॉपिक्स आर कॉल्ड हॉट टॉपिक। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट हॉट टॉपिक। आई होप कि सब लोग रेडी हो गए और पीछे पढ़ के आए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कवर मतलब कंप्लीट करने वाले वो क्या है, रेजोनेंस। यहीं से स्टार्ट ही होगा, रेजोनेंस क्या होता है। दूसरा आप लोग पढ़ोगे हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। और देन तीसरा पढ़ना है अपने को SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR इफेक्ट। ये तीन इफेक्ट ऐसे हैं जिसपे जीओसी कंप्लीट होता है। तो ये तीनों को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट फिनिश करने वाले हैं। सो आज का सफ़र बहुत ही खूबसूरत होगा और मज़ा भी बहुत आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस से। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजोनेंस। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि रेजोनेंस क्या है, तो सिंपल से आप एक लाइन में उसको बता सकते हो कि रेजोनेंस एक फिनोमिना है जिसमें डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का विद इन ए कंजुगेटेड सिस्टम। तो शॉर्ट टर्म में एकदम सीधे बोल दो डीलोकलाइजेशन। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंजुगेटेड सिस्टम। एक कंजुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। अब दो टाइप के वर्ड्स हैं, दोनों पे जरा फोकस करिएगा, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब होता है फिक्स, जो मूव नहीं करेगा। जो सामने बोर्ड रखा हुआ ये लोकलाइज्ड है, ये मूवमेंट में नहीं है, मूव कर ही नहीं सकता। और मैं क्योंकि आता जाता रहता हूँ तो मैं डीलोकलाइज्ड हूँ। तो जिसका मूवमेंट होगा वो डीलोकलाइज्ड है, जिसका मूवमेंट नहीं होगा वो लोकलाइज्ड है। तो ह्यूमंस आर लोकलाइज्ड बट होम्स आर ह्यूमंस आर डीलोकलाइज्ड बट होम्स आर लोकलाइज्ड। वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। तो डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, फिर सवाल क्या है, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रेजोनेंस इंक्रीज स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। सवाल आएगा कैसे। ठीक है, कैसे, इट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किसी भी मॉलिक्यूल पे। तो जैसे ही किसी भी मॉलिक्यूल्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आप सब जानते हो सिमेट्री आ जाएगी, है ना। और सिमेट्री आने की वजह से सिस्टम में क्या आती है, स्टेबिलिटी। एंड दैट इज वाई रेजोनेंस ब्रिंग यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू विच दे गेन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ड्यू टू सिमेट्री एनर्जी घटती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो, मान लो कि अपने पास ये एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस है। ठीक है, और एक और सिस्टम है CH3 CH2 और CH2 माइनस। इसमें आप बोलोगे कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये कैसा है, मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। बट सवाल तो ये ना कि रेजोनेंस ने ऐसा क्या किया कि स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। अब मुद्दा ये है कि ऐसा रेजोनेंस ने क्या किया कि इसकी स्टेबिलिटी हम ज़्यादा बोल रहे हैं। तो देखो क्या होगा, ये जो आप चार्ज देख रहे हो, ये चार्ज यहाँ से मूव करके इधर चलाएगा ना। तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा अपने को, एंड दैट न्यू स्ट्रक्चर इज CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन भाग के इधर से इधर आ जा रहा है, इधर के इलेक्ट्रॉन भाग के इधर से इधर चला जा रहा है। तो अपन लोग क्या देखेंगे कि एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपको दिखाई क्या देगा कि ये चार्ज किसी एक का है ही नहीं, ये तो पूरे मॉलिक्यूल पे क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये पूरे मॉलिक्यूल पे क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये नेगेटिव चार्ज ये दिखाते हैं, देखो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है।
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो चार्जेस थे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस स्ट्रक्चर को जिसमें आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, इसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये दोनों लोगों से मिल के बना है, इसीलिए हाइब्रिड है। और इस स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहे जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हाइब्रिड। नेगेटिव चार्ज हर एटम पे क्या हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अब ये नेगेटिव चार्ज इसका दिख रहा था, अब ये नेगेटिव चार्ज इसका दिख रहा था, बट इन तीनों ने क्या किया, चार्जेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। और जब चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिमेट्री। एंड सिमेट्री ऑलवेज ब्रिंग स्टेबिलिटी विद इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी चीज सिमेट्रिकल हो जाएगा तो एनर्जी लोअर्ड होगी, स्टेबिलिटी अप हो जाती है। तो रेजोनेंस यही करता है, ठीक है। अब सवाल नंबर सेकेंड, अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहला कि दूसरा, बताओ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन ज्यादा स्टेबल है। सभी लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस लेक्चर को शेयर एक बार जरूर कर दो, 2 सेकंड लगा के। अपने हृदय प्रिय मित्र, दोस्त, यार जो भी हो, फैमिली, परिवार, रिश्तेदार, ना जानने वाले, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। अगर हम बात कर ले स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एज वेल एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड्स की, तो हमेशा आपको पता चलेगा रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा क्या होगा, मोर स्टेबल देन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये आपका थंब रूल है, बना लीजिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड इज टोटली सिमेट्रिकल, और जहां पे टोटल सिमेट्री आएगी वहां पे स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब एक वर्ड आता है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, इसको कैसे निकालते हैं आपको पता है। रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, दिस इज स्टेबलाइजिंग एनर्जी विच इज लॉस्ट ड्यूरिंग द रेजोनेंस। सिस्टम क्या करता है, जब रेजोनेंस करता है तो उसमें से कुछ एनर्जी निकल के बाहर जाती है, एनर्जी का लॉस होता है, उसी लॉस्ट एनर्जी को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। मतलब अगर किसी सिस्टम की रेजोनेंस एनर्जी बहुत हाई है तो सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस एनर्जी कम है तो सिस्टम क्या होगा, कम स्टेबल होगा, ठीक है ना। 1 by 1। अब मैं इसका आपको डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला देखो। अगर आप रेजोनेंस एनर्जी निकालना चाहते हो तो ये बराबर होता है एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो रेजोनेंस हाइब्रिड के एनर्जी से। तो मेरे को ये बताओ, ये एनर्जी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, बताओ। रेजोनेंस एनर्जी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, सभी लोग बताइए। आपको क्या लग रहा है, एनर्जी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ध्यान से देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल की एनर्जी कम होगी, कम में से ज्यादा घटाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। सभी को समझ में आया ना, नेगेटिव आएगा एनर्जी, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो रेजोनेंस एनर्जी ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, इज नेगेटिव। नेगेटिव क्या इंपैक्ट करता है कि सिस्टम से एनर्जी निकल के बाहर जा रही है। जो नेगेटिव आया ना, दैट इज इंडिकेटिंग कि सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है। वो जो नेगेटिव जितना ज्यादा होगा, रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। भाई पॉजिटिव कैसे, बताओ। कम में से ज्यादा घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा ना। -4 में से 12 घटा दोगे तो कितना आएगा, -4 में से 12 घटाओगे कितना आएगा, -8 आएगा।
8 4 12 -8 आएगा। निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तो पॉजिटिव चापे पड़े हो तुम लोग। गजब गधापंथी है भाई। कुछ सिस्टम्स की रेजोनेटिंग एनर्जी बता रहा हूँ, देख लेना। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ सम एरोमेटिक कंपाउंड्स, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की रेजोनेंस एनर्जी देख लीजिए। सिर्फ देखना नहीं, याद भी रखना। इससे क्वेश्चंस पूछूंगा थोड़ी देर बाद, पक्का पूछूंगा थोड़ी देर बाद इनसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो याद रखना। चलो थोड़ा छाप लेते हैं, ये छापने वाला है। सबसे पहले इसका नाम है फ्यूरॉन, ये अपना फ्यूरॉन बाबा है। फ्यूरॉन की रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, दिस इज इक्वल टू -16 किलो कैलोरी पर मोल, -16 किलो कैलोरी पर मोल। फिर आपका आता है पायरॉल, इसका नाम है पायरॉल। नाम भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेगा नाम ही। तो इसका जो रेजोनेंस एनर्जी है -23 किलो कैलोरी पर मोल। ये एक्सपेरिमेंटल निकाला जाता है, ठीक है, ml नहीं मोल। कुछ गधे इसको ml पढ़ लेंगे। देन आपका आता थायोफीन, ये थायोफीन है, थायोफीन। इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है -29 किलो कैलोरी पर मोल, थायोफीन की। इन सब की रेजोनेंस एनर्जी आप नोट करके रखिएगा अपने पास, ठीक है। देन आपका आता है पिरिडीन, ये आपका पिरिडीन है। इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है? इट हैज रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू -32 किलो कैलोरी पर मोल। बेंजीन की एनर्जी तो सबको पता होगा ना, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी तो आप सबको पता होगा ना। कोई ऐसा है जिसको रेजोनेंस एनर्जी नहीं पता बेंजीन का? बोलिए, रेजोनेंस एनर्जी सबको पता होगा कि नहीं होगा? सबको पता होगा, सबको पता होगा रेजोनेंस एनर्जी। इसका माइनस, ये बेंजीन है, यही तो है अपना बेंजीनवा, बेंजीन। इसका -36 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। एंड देन आपका आता है नैप्थलीन, ये नैप्थलीन है। नैप्थलीन बॉल जो आपके घर में अक्सर मिल जाता है ना, बाथरूम में जो डालते हैं, जो कपड़ों में दीमक ना लगे, दीमक से बचाने के लिए जो यूज किया गया था, उसी को क्या बोलते हैं? नैप्थलीन। और इसका होता है, यह है नैप्थलीन। हटूंगा थोड़ा सा, रुक जाओ, लिख लेने दो। -52 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, 52 किलो कैलोरी पर मोल नैप्थलीन का। उसके बाद नैप्थलीन के बाद यहाँ तक लिख लिए होगे। ये आपका आता है, दिस कंपाउंड इज नोन एज एंथ्रासीन। 3 बेंजीनिंग लगा होगा तो इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। और एंथ्रासीन की रेजोनेंस एनर्जी है -72 किलो कैलोरी पर मोल। और आखिरी है फेनंथ्रीन, जिसके रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। फेनंथ्रीन और एंथ्रासीन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों का बस ये लीनियर शेप होता है और फेनंथ्रीन थोड़ा सा नॉन लीनियर होता है, बाकी सब कुछ सेम है। इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, इसका नाम फेनंथ्रीन है, फेनंथ्रीन। एंड इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है -92 किलो कैलोरी पर मोल। किसी बुक में थोड़ा बहुत एक दो ज़्यादा आगे पीछे होगा तो उससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो अलग अलग किताब में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल सकता है। तो दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंट सिस्टम्स की आपने यहाँ पे देखी है, ये रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो जिस सिस्टम का रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी हाई होगी। मोर रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। वॉइस कम आ रही है? मुझे नहीं लगता वॉइस कम आ रही है, वो आपके साइड बेटा हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, अदरवाइज मेरे साइड से तो वॉइस गजब की जा रही है। मतलब मेरे को भी सुनाई देता है ना, यहाँ पे मैं सिस्टम लगा रखा हूँ, तो थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाओगे तो आपको भी सुनाई देने लगेगा, बाकी सब ठीक है। तो ये सारे रेजोनेंस एनर्जीज थे जो आपको पढ़ने हैं, आपको अच्छे से देखने हैं। अब मैं आपको रेजोनेंस के अलग अलग डिफरेंट रूल्स पे लेके चलने वाला हूँ। आप सभी लोग इसको छाप लो। नेक्स्ट चलो, ये छाप लेना, मैं PDF बना के दे दूंगा, ठीक। चले आगे नेक्स्ट। अब रूल फॉर राइटिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस लिखने का कुछ रूल्स हैं।
रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस को लिखने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। आज आप सभी लोगों को सारे नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी अभी तक मैंने पढ़ाए हैं सारा आज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हों, यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, अभी ज्वाइन कर लीजिए। और ऐप का भी लिंक होगा, आप चाहो तो ऐप इंस्टॉल कर लो। मैं कुछ टेस्ट यहाँ पे लाइव कराऊंगा और कुछ टेस्ट सीधे ऐप पे करवाऊंगा, तो आपको दोनों जगह बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं किए वो लोग कर लो। पहला रूल ये है रेजोनेंस होने के लिए, सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड। सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड। जो सिस्टम कंजुगेटेड नहीं होगा उसमें रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है, पहला। दूसरा, ईच एटम मस्ट बी क्या होना चाहिए, ईच एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस मस्ट बी या तो वो sp हाइब्रिड हो, sp और sp2 हाइब्रिड हो। इसके अलावा sp3 हो जाएगा तो काम नहीं होगा, उसको जरूरी है तो या तो sp हो या तो sp2 हो। और थर्ड जो है, थर्ड रूल, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। ये 3 क्राइटेरिया सबसे पहले फॉलो करेगा। और चौथा है ओनली पैरेलल, पैरेलल p ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में केवल और केवल पैरेलल p ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होते हैं। अगर ऑर्बिटल नॉन पैरेलल है तो कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस में दो ऑर्बिटलों का ओवरलैप होता है। अगर दोनों ऑर्बिटल नॉन पैरेलल हो गए तो ओवरलैप हो ही नहीं पाएगा। और बेटा अगर ओवरलैप नहीं हुआ तो फिर सवाल वही है, फिर कहेगा रेजोनेंस। तो देखो पैरेलल p ऑर्बिटल से क्या मतलब है मेरा, पैरेलल p ऑर्बिटल से क्या मतलब है ये समझो। जैसे मान लो हम ब्यूटाडाइन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ये ब्यूटाडाइन है। आप सबने पढ़ा इस ब्यूटाडाइन में जो पाई बॉन्ड बना है वो कैसे बना होगा। उस पाई बॉन्ड को मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा, कार्बन 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 कार्बन, ये p ऑर्बिटल्स हैं। और p ऑर्बिटल क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैप करता है तभी पाई बॉन्ड बनता है ना। ये पैरेलल p ऑर्बिटल्स हैं, सारे के सारे क्या हैं बता दो, कोई कह दो पैरेलल नहीं है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। एनर्जी सेम होगी तो दे कैन ओवरलैप विथ ईच अदर। अब क्योंकि इसकी एनर्जी इससे ओवरलैप करता है, इससे कर रहा है, तो देखो भैया जो एनर्जी इसकी होगी सेम एनर्जी इसकी भी होगी। तो जब ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है तो ये इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि पैरेलल है। तो रेजोनेंस इनको यही फैसिलिटी दे देता है कि तुम जब इनसे बॉन्ड बना ही सकते हो, जब इसको ट्राई करो इसके साथ थोड़ा हमारे साथ भी ट्राई करो ना, हम भी तो अच्छे ही हैं, हम भी तो सुंदर हैं, हम भी तो लंबे चौड़े हैं, है कि नहीं, देखो ये भी तो है ना। तो जब इसके साथ तुम ट्राई कर सकते हो, ये भी सुंदर था अच्छा था, तो ये भी तो सुंदर अच्छा है, तो इसके साथ क्यों नहीं होगा, इसके साथ भी तो होना चाहिए ना। ये क्या हो गया, इसके साथ भी रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहां भी आपको क्या होगा, इसके साथ भी रेजोनेंस मिलेगा। तो ये इसके साथ ओवरलैप कर जाता है, जब इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो अपन लोग को क्या देखने मिलेगा कि भाई साहब ने अपनी आदत से मजबूर होकर पड़ोसी पे ट्राई मारा, और जब पड़ोसी पे ट्राई मारेंगे तो क्या होगा, पड़ोसी से बॉन्ड तो बन जाएगा बट अपना बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो जाए क्या नहीं करना है, पड़ोसी पे ट्राई नहीं मारना है, नहीं तो अपना बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। इसकी तरह देखते जाओ कैसे टूटा ये। इसका परिवार टूटने के पीछे क्या रीजन है, दोनों का सुंदर होना, इसका भी और इसका भी। जब इन्होंने देखा ट्राई किया, इसके साथ ऑर्बिटल सेम है, बॉन्ड बना लिया, जिसको छोड़ के गया उस पर पॉजिटिव, जिसके यहाँ चला गया उसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। देख लो पैरेलल होने की वजह से ओवरलैप हुआ। अगर यही ऑर्बिटल यहाँ होता, यहाँ होता, तो ये ऑर्बिटल क्या इसके साथ ओवरलैप करने आता, नहीं आता, क्योंकि झुकना नहीं है, ठीक है। ये अपने आप को क्या समझता, पुष्पा, झुकेगा नहीं। क्यों नहीं झुकेगा, क्योंकि अगर झुकेगा तो ये ऐसे है, अगर ये झुकेगा तो 90 डिग्री पे आ जाएगा, स्ट्रेन आएगी, स्ट्रेन से रिपल्सन होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, तो झुकेगा नहीं। पैरेलल आओ, ओवरलैप कर लो। अगर तुम नीचे हो तो मैं नीचे आकर ओवरलैप नहीं करूंगा, दैट इज द फाइनल रूल। और यही लाइफ का रूल है, यही रेजोनेंस का रूल है। रेजोनेंस का रूल और लाइफ का रूल सेम होता है। ट्राई करोगे दूसरे के यहाँ ज्यादा दिन रह नहीं पाओगे, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। तो फिर क्या होता है, अपने को बुलाने के लिए वापस आता है, ये फिर से वापस आ जाएगा, तो फिर से बैक टू होम।
पैरेलल होने की वजह से मूवमेंट हुआ, अगर ये ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होते तो ये मूवमेंट कभी नहीं होता। तो अगर आपको लग रहा होगा कि पैरेलल ऑर्बिटल नहीं होंगे तो फिर आप समझ जाइएगा रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस ओनली टेक्स प्लेस इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स, नॉन पैरेलल में रेजोनेंस नहीं होता है। दैट इज द फाइनल रूल। समझ में आया सभी को? सभी लोग क्लियर हो गया ना ये चीज? चलो, अब 4 रूल थे रेजोनेंस को जो अभी आपने देखे। ये 4 रूल है जो रेजोनेंस में होने जरूरी हैं। अगर रेजोनेंस से चारों रूल को फॉलो करता है कोई सिस्टम, इन 4 रूल को फॉलो करता है कि सिस्टम कंजुगेटेड है, हर एटम sp sp2 हाइब्रिड है, मॉलिक्यूल प्लेनर है, सभी ऑर्बिटल पैरेलल p हैं, तो आपका रेजोनेंस हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर ए रेजोनेंस टू बी टेक्स प्लेस। नेक्स्ट आ जाओ। अब रेजोनेंस हो गया तो रेजोनेंस को लिखने का भी कुछ रूल होता है, ठीक है ना? रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस को कैसे लिखोगे? अगर मान लो आपको कहीं पे दे दिया गया रेजोनेंस लिखो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है? कुछ मुद्दे की बातें हैं, आओ कर ले। कुछ मुद्दे की इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सारी बातें ध्यान से सुन लो। पहले बताऊंगा फिर छाप देता हूं फटाफट। सबसे पहला, जब भी रेजोनेंस होगा किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन रिमेन सेम रहेगा। द फर्स्ट रूल, जब भी रेजोनेंस लिखोगे हर एटम का हाइब्रिडेशन क्या होगा? सेम। सेकेंड रूल, जब भी रेजोनेंस होगा सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेंज होंगे बट सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं होंगे। थर्ड रूल, जब भी रेजोनेंस होगा नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। चौथा रूल, जब भी रेजोनेंस होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, एटम शिफ्ट नहीं करेगा। रूल नंबर 5, जब भी रेजोनेंस होगा हाई एनर्जी के स्ट्रक्चर जिसको बनने में बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होगा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको लेके काम नहीं करेंगे। समझ गए ना? तो ये आपके पास रूल्स हैं। 1 बाय 1 सारे रूल मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, देखते चलना। सबसे पहला, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम कैन नॉट बी चेंज। एटम के हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होते हैं। आप उठा के देख लो, ये मान लो ब्यूटीन है, ब्यूटाडाइन है। आप सबने पढ़ा ब्यूटाडाइन में जो भी कार्बन के पास डबल बॉन्ड है सब sp2 हाइब्रिड होते हैं ना। अब sp2 हाइब्रिड होने के बाद इसको बना लो, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। अब जरा बताओ, देखते हैं किसका होता है। ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2। कार्बोकेटन का हाइब्रिडेशन sp2, ये एल्कीन का हाइब्रिडेशन sp2, इस एल्कीन का हाइब्रिडेशन sp2। ये कार्बन आयन है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना कि कार्बन आयन है सर, तो कार्बन आयन तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज तो आपके कौन से हाइब्रिड होते हैं? sp3। रूल, अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कंजुगेशन में हैं तो वो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना? तो कार्बन आयन का ये नेगेटिव चार्ज क्या है? देखो कंजुगेशन में है ना, तो कंजुगेशन में होने की वजह से इसको काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे CH2 ही तो है जो पहले था, अभी भी तो है, तो ये भी क्या हो जाएगा? sp2। दिमाग में रख लो, तो सभी एटम sp2 थे, sp2 हैं, sp2 ही रहेंगे, हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट चलो, ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या लिखा मैंने कि ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूव, नॉट सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट केवल पाई इलेक्ट्रॉन का होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। आप इस एग्जांपल से समझ लो। इस एग्जांपल में आपने देखे होंगे पाई बॉन्ड की संख्या थी 2, सिग्मा बॉन्ड की संख्या थी 9। अब कुछ पगले कहेंगे 9 कैसे है, सिग्मा बॉन्ड तो 3 है। तो गधों इस H को भी जोड़ लेना, H भी सिग्मा बॉन्ड ही है, ठीक है? तो टोटल CH कितने हैं? 2 2 4 2 6, 6 सिग्मा बॉन्ड से 7 8 और 9, 9 सिग्मा 2 पाई पहले थे, और आफ्टर रेजोनेंस देखो क्या हुआ, पाई 1 हो गया, है ना? पाई बॉन्ड 1, बट सिग्मा अभी भी 9 ही है।
तो रेजोनेंस में, ये दूसरा रूल का एग्जांपल बता दिया मैंने, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो उनकी संख्या चेंज हो सकती है, बट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता तो उनकी संख्या चेंज नहीं होगी। समझ गए ना? ये हो गया आपका सेकेंड रूल। थर्ड रूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन रेजोनेंस only pi electrons move, not atom। एटम का मूवमेंट नहीं होगा किसी भी हाल में, एटम अपना पोजीशन शिफ्ट नहीं करेगा। अगर कहीं पे भी एटम का शिफ्ट हो गया तो आप समझ लीजिएगा सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या पूछा? पहला रूल फिर से बेटा, पहले रूल में है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, जब रेजोनेंस होगा तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, कोई भी एटम हो हाइब्रिडाइजेशन रिमेन सेम, हाइब्रिडेशन कांस्टेंट रहता है, यही है पहला रूल। तो जो हाइब्रिडेशन पहले होगा रेजोनेंस के बाद भी हाइब्रिडेशन वही रहेगा, दैट इज द रूल। अब देखो यहां देखो, इसमें एग्जांपल देखो, पढ़ लो मस्त, हो जाओ थोड़ा सा व्यस्त, सिलेक्शन होगा। इसमें क्या मूव किया है? देखो इसमें क्या मूव किया है, ये निगेटिव चार्ज मूव किया ना, यहां से पहुंच गया यहां, फिर ये जब यहां से यहां चलेगा तो फिर यहां से यहां वापस आ जाएगा, बैक टू होम। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हुआ है ना, ये नेगेटिव चार्ज मूव किया है ना, तो ये रेजोनेंस है। ये क्या है? रेजोनेंस है। अब जरा इसको बताना कि ये रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस है क्या? ये कीटोन देख रहे हैं आप लोग, इस कीटोन में जरा बताना, हमने इसका बना दिया ये COH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये रेजोनेंस है? क्या ये रेजोनेंस है? बताइएगा इसमें से। दूसरा तीसरा रेजोनेंस है तो आप कहोगे कि सर दूसरा और तीसरा तो रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 एटम थे अभी 2 हो गए, यहाँ पे 1 एटम था अभी को 2 हो गया, तो मूवमेंट तो एटमों का हुआ ना, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो रेजोनेंस नहीं है। ये आइसोमर है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहे हैं एटम के मूवमेंट से तो वो आइसोमर हुए। यहाँ पे अभी अपना सिल्वर भाई नाइट्रोजन से बंधा था, अभी सिल्वर ने अपना मूड बदल के ऑक्सीजन से बंध गया, एटम का मूवमेंट हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये भी रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस में सिर्फ मूवमेंट किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है, एटम अपना जगह नहीं बदलते, इसीलिए तो हाइब्रिडेशन हमेशा सेम रहता है। बोलो सभी लोग सही है? नेक्स्ट चलता हूं, ये था थर्ड रूल। फोर्थ रूल नंबर फोर्थ रूल बोलता है नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही रहेगी, ठीक है ना, बाहर से ना तो इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा ना तो बाहर को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस है। अब जिसने कल पूछा था कि मेजोमेरिक रेजोनेंस में क्या अंतर है, तो मेजोमेरिक में बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, बट रेजोनेंस बोलता है कि अगर हम रेजोनेंस हो रहे हैं तो मैं बाहर ना तो इलेक्ट्रॉन दूंगा ना बाहर से इलेक्ट्रॉन लूंगा, जो मेरे पास बचा जितना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसी को घुमाऊंगा, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना तो बढ़ते हैं ना तो घटते हैं, जितने हैं उतने ही बस फ्लो में मूवमेंट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, देखो इसमें अगर आपसे पूछा जाए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, इसमें कितने पेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन हैं? पेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 2 हैं। एक नेगेटिव चार्ज बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर्ड पाई हैं, और अनपेयर्ड कितना है? 0 है, कोई कॉन्पेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है। बस यही नीचे रेडिकल बना लेने दो, तो इस रेडिकल में आप क्या देखोगे कि पेयर्ड पाई 1 है, पेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो 2 लिख लो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे कितना लिख लो? 4, तो पेयर्ड है ना, तो इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बोल रहा हूँ,
पेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये 0 है। यहाँ पे पेयर्ड पाई 2 है और अनपेयर्ड कितना है, 1 है ना। रेजोनेंस कराओ, रेजोनेंस कराओगे तो फिर से इधर आ जाएगा। तो अब देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ, अभी भी सेम है कि नहीं, पेयर्ड पाई उतना ही है ना, नहीं बदला ना, तो पेयर्ड पाई रिमेंस सेम। ये रेडिकल वालों को देखो अनपेयर्ड, तो जो अनपेयर्ड होते हैं वो भी आपके क्या रहते हैं, सेम। यहाँ भी देखो सेम है। तो पेयर्ड और अनपेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो चेंज नहीं होगा रेजोनेंस में। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स बोले हो तो 4 लिखो, पेयर्ड पाई तो 2 लिखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई है। नेक्स्ट ये था 5th रूल, हाई एनर्जी के स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर किए जाएंगे। हाई एनर्जी स्ट्रक्चर्स आर नॉट कंसिडर्ड इन रेजोनेंस, नॉट कंसिडर्ड इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में हाई एनर्जी के स्ट्रक्चर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। अब हाई एनर्जी के स्ट्रक्चर का मतलब समझना क्या होता है। हाई एनर्जी के स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे मान लो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लिया, पॉसिबल है क्या, क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है लॉजिकली? ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकता है विथ ए लोन पेयर, पॉसिबल है क्या? बस इतना बताइए। कोई बताओ। अबे नहीं बना सकता भाई, जबरदस्ती है। ये देखो, ये हमने लिखा CH3, CH डबल बॉन्ड N, क्या ये पॉसिबल है नाइट्रोजन को बना लेना? आप सभी बताएं, क्या ये पॉसिबल है नाइट्रोजन ये बना ले? ये इस जन्म में तो नहीं पॉसिबल है, इस जन्म में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस शेल जरा पता लगाओ, नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में क्या है, 2s2 2p3, यही है ना। 2p2 ये है। अब पूरे ऑर्बिटलों की संख्या कितनी है? s में एक ऑर्बिटल होता है, बस s में एक ऑर्बिटल होता है, और p में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना। तो टोटल ऑर्बिटल इसके पास कितने हैं? 4। तो 4 ऑर्बिटलों से मैक्सिमम में 4 ही बॉन्ड बना सकता है। 5वां बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, और जब वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो फिर बॉन्डिंग भी नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। रेजोनेंस में इसको कट कर देना, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो ये था रेजोनेंस लिखने का रूल। अब जो जिस पे हम जा रहे हैं वो सबसे मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज, अब इस रूल में आपको मैं 5-6 चीजें सिखा दूंगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी, ये 5-6 चीजें आपको सिखाने वाला हूँ, जो 8 रूल बताऊंगा। तो जो स्टूडेंट अभी लेफ्ट कर गए हैं या ना ज्वाइन किए हों, उनको जरा ज्वाइन करा लो। ये 8 रूल, 9 रूल हैं, 9 रूल भेजे में रहना चाहिए अपने, क्योंकि इन रूल से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। और मैं सारे एप्लीकेशन में जहां जहां पे क्वेश्चन बनता है वो डिस्कस कर दूंगा। तो आप सभी को समझ भी आना चाहिए, आपको समझ आएगा भी और आप सब करोगे भी। ठीक है, तो अब लिखना है रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कई सारे स्ट्रक्चर बने थे ना, रेजोनेंस में बनते हैं ना, उन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होगा, कौन सा स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा, क्या होगा, क्यों होगा, ये 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो आइए करके देखें। टोटल 9 रूल है बच्चों, सभी रूल को मैं विथ एग्जाम्पल बताऊंगा और आप सभी रूल को याद रखोगे। इन्हीं रूल की वजह से पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म चलता है। ठीक है ना, मेजॉरिटी का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इन्हीं 9 रूल की वजह से चलते हैं। चलो चलते हैं हम लोग 1 बाय 1। रूल नंबर 1, रूल नंबर ये बोलता है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज वन।
न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर्स। इसी रूल को दूसरे तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, जिनके पास मैक्सिमम बॉन्ड पेयर होंगे, मैक्सिमम बॉन्ड पेयर आर मोर स्टेबल देन लेस बॉन्ड पेयर। इस रूल को ऐसे भी जाना जाता है, बट इस रूल में एक एक्सेप्शन भी है, उस एक्सेप्शन को भी लेके मैं चलूंगा, आपको वो एक्सेप्शन भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला क्या है, एग्जाम्पल देखो, अभी आपने देखा ब्यूटाडाइन है ना, ये ब्यूटाडाइन न्यूट्रल है, अभी रेजोनेंस करेगा तो बेचारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, है ना, चार्ज। ये तो इसमें आपका पहला स्ट्रक्चर ये है और दूसरा स्ट्रक्चर ये है, कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, पहला वाला इज मोर देन दूसरा वाला, क्योंकि पहला वाला न्यूट्रल है, दूसरा वाला क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो ये पहला रूल है। इसमें एक्सेप्शन का, अब देखो इस बॉन्ड पेयर वाला देखो, बॉन्ड पेयर, टोटल बॉन्ड पेयर कितने इसमें, आप इसमें अगर बॉन्ड पेयर की बात करोगे तो अगर सामने से देख लें, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के 6 हो गए, 3 9 2 11, यहाँ पे टोटल बॉन्ड पेयर की संख्या 11 है ना। 11 में क्या हो गया, 11 में 2 कैटेगरी है, 2 पाई के पेयर हैं और 9 सिग्मा के पेयर हैं, है ना, 11 बॉन्ड पेयर। बट इसमें आ जाओ तो बॉन्ड पेयर एक घट जाएगा, टोटल 10 ही बॉन्ड पेयर है, 10 बॉन्ड पेयर। कैसे 10 बॉन्ड पेयर है, एक पाई बॉन्ड पेयर है प्लस 9 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, तो उससे भी आपका लग जाएगा। तो चाहे न्यूट्रल स्ट्रक्चर को लेके चलो, चाहे आप लेके चलो इससे, दोनों के दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड वन। इसका एक्सेप्शन देखो, इसका एक्सेप्शन बोरान कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, बोरॉन कंटेनिंग कंपाउंड। जैसे देखो ये बोरॉन है, ठीक है, ये बोरॉन है और हमने यहाँ पे लगा दिया नाइट्रोजन, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन लगा दिया NH। देखो भैया ये है तो न्यूट्रल, है ना, ये है तो न्यूट्रल, बट अगर हम इसका चार्ज स्ट्रक्चर बना दें तो चार्ज स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये लोन पेयर यहाँ से मूव करता है, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो ये वाला यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अभी दिखाऊंगा क्यों ऐसा क्या हुआ। तो अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस बेचारे पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये H लगा होगा। तो देखो ये हो गया चार्ज स्ट्रक्चर और ये है न्यूट्रल, बट यहाँ पे चार्ज वाला इज मोर देन न्यूट्रल वाला, ठीक है। अगर इसको फर्स्ट मान लें, इसको मान लें सेकेंड, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। उसके पीछे का रीजन ये है, इसका बेचारे का ऑक्टेट, यहाँ पे बोरान के पास केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट क्या था, इनकम्प्लीट था, बट यहाँ पे बोरान पे आ जाओ, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हर स्पीसीज अपनी जुगाड़ ऑक्टेट पूरा करके करता है, इसीलिए ऑक्टेट को यहाँ पे क्या होगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हमने ऑक्टेट को प्रेफरेंस दिया भी। तो आप देखोगे चार्ज और न्यूट्रल वाला रूल में अगर ऑक्टेट रूल कहीं फंस जाता है तो पहले प्रायोरिटी ऑक्टेट को दे देना। समझ आया, है ना, आसान मजेदार चीज, दिमाग हिला देता है ये ऑक्टेट। ये हो गया रूल नंबर 1। देखते चलना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ये रूल नंबर 1 है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, बट व्हाई दिस कोलावेरी, बिकॉज ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो जहां ऑक्टेट गड़बड़ हो जाएगा वहां हमें इस रूल को लगाना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड रूल, ये रूल नंबर 1 था, ठीक है। मस्त है, स्क्रीनशॉट मारते जाओ, पीडीएफ भेज रहा हूँ ना, आज मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, मेरे को जुगाड़ मिल गया पीडीएफ का, कल तक इसका पता नहीं था पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें, आज पता चल गया है। रूल नंबर 2, रूल 2 बहुत सिंपल है, बोलता है कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें हर एटम का ऑक्टेट पूरा हो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो दोज स्ट्रक्चर्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन दोज स्ट्रक्चर्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एग्जांपल देखो, कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल। तो अगर कंप्लीट ऑक्टेट है तो हमेशा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इधर देखा, इधर देखा, इसके पास 2 लोन पेयर है, CH2+, है ना। ये अगर ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो काम बन जाए, काम कैसे बन जाए, ये हो जाए CH3, O पे पॉजिटिव चार्ज आए, एक लोन पेयर है, डबल बॉन्ड
CH2, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एकदम सिंपल है। अब देखो दूसरा वाला इज मोर स्टेबल देन पहला वाला, सवाल आएगा वाई दिस कोलाबेरी, दूसरा वाला इज मोर देन पहला वाला, क्यों है पहला वाला से दूसरा वाला पहला वाला ज़्यादा क्यों है? इसका रीजन भी साफ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, गलत लिख दिया, 6 ही है ना, देखो ना कार्बोकैटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा? 6 ही आएगा ना, तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे। और इस ऑक्सीजन पे देखो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर से कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट पूरा है बट इसका ऑक्टेट क्या है? अधूरा है। आ जाओ इसके बारे में। इसका देखो, अब देखो 2 पाई बॉन्ड, यहाँ 2 डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड हो गया, तो 4 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर इधर 1 बॉन्ड पेयर इधर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, है ना, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, एंड दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट विच इज डीलिंग हियर। समझ आया? और देखो एक और, आप सबने कभी पढ़ा होगा या तो कभी पढ़ोगे कि एसाइल कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एसाइल कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए क्योंकि भाई साहब ये ऑक्सीजन अपना बैक बॉन्डिंग करके कहानियां बदल देता है। बैक बॉन्डिंग करके क्या करता है? इस कार्बन का ऑक्टेट का, तो जाओ जी लो अपनी जिंदगी, देखो ये बना लेता है। अब देखो जरा, इसमें पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा कि दूसरा वाला? तो दूसरा वाला होगा। क्यों बच्चों, बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? दूसरा वाला ज़्यादा होगा। उसका वजह देखो, इस कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, इस कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास आ जाओ, इसका जुगाड़ हो गया ना, इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ऑक्सीजन के पास शुरू से 8 था, अभी भी 8 है, इसके पास भी 8 शुरू से था, तो 8 पहले से है, तो पड़ोसी ही इसका बैक बॉन्डिंग करके स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, इसलिए एसाइल कार्बोकैटायंस में रीअरेंजमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उसका रीजन यही बैक बॉन्डिंग है जो ऑक्सीजन ने यहाँ से यहाँ किया है। दैट बैक बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एसाइल कार्बोकैटायन विच डज नॉट रीअरेंज इटसेल्फ इनटू डिफरेंट कार्बोकैटायन, और अलग कार्बोकैटायन में रीअरेंज नहीं करता है। ये पॉइंट समझ में आ गया है ना? बढ़िया। ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 पे आ जाओ। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है? ऐसे सभी स्ट्रक्चर जिनमें नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, ठीक है, आर मोर स्टेबल। आ रहा है, सब आ रहा है, देखते जाओ। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहाँ हो? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो? पॉजिटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल दो, या इसी को कह सकते हैं उल्टे में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दोनों बात एक ही है ना, रिश्ता वही सोच नहीं, बस। चाहे मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल दे, उसी को लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव बोल दे, तो रिश्ता वही सोच नहीं हो जाएगी। आ जाओ, देखो एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल है ये CO CH2 पे माइनस, रेजोनेंस करा दिया तो क्या बन जाएगा? CH3O माइनस डबल बॉन्ड CH2। बोलो, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा, विच वन इज मोर स्टेबल? पहला वन इज मोर स्टेबल है कि दूसरा वाला मोर स्टेबल है? ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल फिनॉक्साइड आयन, सबने पढ़ा होगा, पीछे फिनॉल पढ़ाया था, उसमें है, ये है। और जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस कार्बन पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। अब बताओ दूसरे वाले में कौन ज़्यादा स्टेबल है और पहले वाले में? पहले इसको A मान लो, इसको मान लो B फॉर बनाना, A फॉर एप्पल। A वाले में कौन ज़्यादा स्टेबल और B वाले में? चलो चलो आंसर करो, आंसर करो, आ जाओ सभी आंसर में, जरा देख ले, एक बार चेक कर ले सबका आंसर क्या आता है। दोनों के आंसर करके बताने हैं। मैं ज़्यादा कल्लू आ रहा हूँ क्या? कोई बात नहीं, ये टेक्स्ट सही आना चाहिए, वो साफ़ सुथरा है ना, वो एडजस्टेबल है।
1 में B, 2 में A, 1 में B, 2 में A, ऐसा ही है। हाँ, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल, तो पहला वाले में 2 इज मोर देन 1, दूसरे वाले में, पहले वाले में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, दूसरे में कार्बन पे, तो यहाँ पहला वाला इज मोर देन दूसरा वाला। हो गया आंसर। ताबड़तोड़ आंसर किया करो सभी लोग, एकदम सही है देवांश बाबू। खुशी बेटा तुम्हारा बी का ए सही है, और बहुत सारे कमेंट है, जिसका जिसका देख लूँगा बोल दिया करूँगा। वैस खान ए का 2 इज मोर, A2 मोर 1, हाँ 2 इज मोर 1, ठीक है, पहले का 2 दूसरे का 1, एकदम सही है। रूल नंबर 4, चले ना आगे, आ गया ना ये। एक नोट लिख लो यहीं पे, नोट, नोट इज नोट, देयर इज नो नोट। नोट ये है कि मान लो, सुन लो, लिख लेना, अगर रूल ऑफ ऑक्टेट और रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लड़ गए तो ऑक्टेट को भाव दिया जाएगा, ठीक है ना, कि सारा काम किसका हो रहा है, ऑक्टेट का। तो इफ रूल ऑफ ऑक्टेट एंड रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम्स टुगेदर देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू ऑक्टेट रूल। एग्जांपल से समझियो, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये है NH2 प्लस, सॉरी ये है NH2 जिसके पास एक लोन पेयर है, दिस इज अटैच्ड विथ ए कार्बोकेटायन एंड दिस इज OH, इसके पास भी लोन पेयर है। थोड़ा गड़बड़ हो गया स्ट्रक्चर, ये आपका बन गया CH डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है, और यहाँ मैंने लगा दिया OH। NH2 पे लोन पेयर, इधर OH पे लोन पेयर, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 1। एक बार नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, है ना। एक बार ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो बन जाएगा, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसके लिए, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। अब आपको बताना है 1 2 3 में स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा मोस्ट स्टेबल, फिर उसके बाद कौन सा लेस स्टेबल, फिर कौन सा सबसे लीस्ट स्टेबल। 1 2 3 में ऑर्डर लगाओ, ठीक है, इसमें ऑर्डर लगा के बताइए सभी लोग। तो 1 2 3 में क्या है, 1 2 3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ सभी लोग क्या है। 1 2 3 में क्या ऑर्डर लगेगा, चलो ऑर्डर बताओ सभी लोग क्या होगा। हेलो एवरीबॉडी, रागनी बेटा बी का 1 और बी का ना, इसको बताओ अब ना। 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, तीनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा है, उसके बाद सेकेंड मोस्ट कौन सा है, फिर थर्ड मोस्ट कौन सा है, फोर्थ मोस्ट कौन सा है। कल कई लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किए थे, कंजूसियत नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना, कंजूस मत बनो, कंजूस बनोगे तो कैसे काम चलेगा। लाइक करो फिर कमेंट करो। चलिए सभी लोग बताएं, क्या सुना रहे हो दीपा भाई। चलो बच्चे बताओ 1 2 3 में ऑर्डर क्या होगा, 2 3 1 2 3 1, 2 3 1 सबने बताया है। मैं देखता हूं क्या होगा। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसको पीछे छोड़ दो, 1 वाला सबसे आखिरी में जाएगा, लास्ट में मारो उसको। इस ससुरे का ऑक्टेट है नहीं कंप्लीट है, इन दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, बट पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, पॉजिटिव चार्ज इधर भी है। और मैंने क्या रूल लिखवाया कि पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो अच्छी बात, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो खराब बात। तो दूसरा वाला क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल। तो 2 देन 3 देन 1, ये करेक्ट है। तो जिसका इसका 2 3 1 था वो सही है। 2 3 1 तो मैक्सिमम का आया होगा, 2 3 1 तो सबका आया होगा, तो सबका सही है, ठीक है ना। 2 3 1 ही होगा, 2 3 1 सही है। मैं PDF बना के आज भेज दूंगा, पक्का प्रॉमिस, विद्या कसम भेज दूंगा आज।
चौथा रूल, रूल नंबर 4, फोर्थ रूल जो बताने जा रहा हूं, यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एसिडिटी बेसिसिटी इन सब के बारे में, ठीक है ना। चलो देखो कैसे। सबसे पहला रूल 4 बोलता है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर more stable than non-equivalent resonating structure, non-equivalent resonating structures। तो जो भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमेशा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। अभी देखना, अब पूछोगे सर ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है, पहले ये बताइए। तो जब किन्हीं दो स्ट्रक्चरों की एनर्जी में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, दोनों समान एनर्जी के होंगे, इक्विवेलेंट। दो डिफरेंट स्ट्रक्चर को सेपरेट कर सकते हो तो नॉन इक्विवेलेंट। का भाई हुआ कि नहीं हुआ, यही तो होगा। इधर देखो पहला एग्जांपल, इसको एसीटेट आयन में बना रहा हूं, जरा मुझे बता देना एसीटेट आयन का पहला स्ट्रक्चर है, ठीक। रेजोनेंस के बाद जो दूसरा बना, पहला और दूसरा में कौन ज्यादा स्टेबल है, पहला ज्यादा स्टेबल है कि दूसरा। और ऐसे ही नीचे वाला देखो, ये CH3 डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, बस मुझे इतना जानना है। पहले वाले में किसका ज्यादा स्टेबल है और दूसरे वाले में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, बस मुझे इतना बता दो। पहले वाले में कौन ज्यादा स्टेबल है, पहला कि दूसरा। ये पहला है और ये हो गया दूसरा, और इसमें ये पहला है और ये है दूसरा। तो आप देखोगे पहला वाला इक्वल टू दूसरा वाला, क्योंकि दोनों में कोई चेंज हुआ ही नहीं। सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं है, सेम स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों क्या है, समान है। तो जब दोनों के दोनों समान है तो इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट नीचे वाले में देखो दूसरा वाला इज मोर देन पहला वाला, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे था। तो हमने अभी रूल पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना। तो इन स्ट्रक्चर को नॉन इक्विवेलेंट कहने में कोई इशू है हमको, आप लोगों को नॉन इक्विवेलेंट कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट। इस कॉन्सेप्ट से 4 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। पूछोगे ना सर क्या क्या बता दो, 4 मतलब बहुत बड़ी बात है, बताता हूं कौन कौन से 4। तुम में से किसी को पता हो 4 कॉन्सेप्ट कौन कौन से जो क्लियर हो जाएंगे तो जरा कमेंट करो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी गटक लूं। आप में से किसी को पता हो 4 वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। कमेंट में बताओ, तब तक मैं पानी पी लूं। किसी को नहीं पता, बकलोल कहीं के। क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। एक तो यहीं पे आंसर आ गया, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है सब फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस पहला। दूसरा, फिनॉक्साइड इज पुअर लिविंग ग्रुप देन एसीटेट, पुअर लिविंग ग्रुप देन एसीटेट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के टर्म में लिखा रहा हूं, समझा दूंगा तुरंत समझ जाना, ठीक है। तीसरा, एसीटेट आयन इज सॉरी फिनॉक्साइड आयन इज मोर न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन एसीटेट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन एसीटेट आयन।
चौथा इन फिनॉक्साइड आयन, देखिएगा यही है फिनॉक्साइड आयन, देख लो इसको ध्यान से देखना इस स्पीसीज को, यही है फिनॉक्साइड आयन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन, ये इस कॉन्सेप्ट का नहीं होगा मगर, ठीक है ना, ये इस कॉन्सेप्ट में नहीं होगा, इसको मिटाने दो, ये किसी और का कॉन्सेप्ट है, वो बाद में बताऊंगा। ये 3 कॉन्सेप्ट यहीं से है, तीनों के आंसर देखो। अब हम अगर हम बात कर ले एसिटिक एसिड की, ठीक है, पहला क्वेश्चन का मैं जवाब देने जा रहा हूँ। एसिटिक एसिड की बात करोगे तो एसिटिक एसिड में कंजुगेट बेस यही बनेगा ना, बनेगा कि नहीं? एसिटिक एसिड का कंजुगेट बेस यही बनेगा ना, और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का यही बनेगा, देख लो यही बनेगा। ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस करता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस करता है ना। और यहाँ पे फिनॉक्साइड में अभी लिखे हो, फिनॉक्साइड में देखो अभी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, बट रेजोनेंस करके कहाँ चलाएगा? रिंग पे। रिंग पे क्या है? कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कम है, O पे ज्यादा स्टेबल, कार्बन पे जाएगा तो लेस स्टेबल, तो क्या हो जाएगा? नॉन इक्विवेलेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नॉन इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, अगर जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी हाई है, तो आपका एसिडिटी हाई हो जाएगा। क्योंकि आपने कल ही पढ़ाया था, मैंने इंडक्टिव इफेक्ट मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो एसीटेट आयन का क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस मोर स्टेबल, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस कम स्टेबल, दैट इज व्हाई ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। इसीलिए सभी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से क्या होते हैं? ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्या ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया? इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? जब कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो एसिडिटी हाई होगी, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस हुआ है तो ज्यादा स्टेबल है, नॉन इक्विवेलेंट हुआ है तो लेस स्टेबल है। बोलो सबको क्लियर हुआ कि नहीं? पहला वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिटिकल चीजें हैं, समझ में आनी चाहिए। हम ऑर्डर लगा लेते पता ही नहीं होता काहे है। अभी और देखो दो और बताता हूँ, उन दोनों में जितने लोगों को समझ में आया हैंड रेज करो फटाक से, जिसको जिसको समझ में आया। दूसरा, पहले लीविंग ग्रुप क्या होता है ये समझ लो। लीविंग ग्रुप, ठीक है ना, लीविंग ग्रुप। कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिंदगी में पढ़ा होगा ना, जब कभी न्यूक्लियोफाइल किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल तो जाकर जुड़ जाता है सबस्ट्रेट से, बट बेचारा X माइनस निकल कर बाहर चला जाता है। X का काम ही है जिंदगी से बाहर चले जाना, और X को क्या लिखते हैं हम लोग? लिविंग ग्रुप, ठीक है। मैथ वालों को X हमेशा मानना पड़ता है ना। मैथ वाले क्या करते हैं? X को मानते हैं, फलाना इज X, बट केमिस्ट्री वाले बोलते हैं X तो गया, X लीव करके गया। लीविंग ग्रुप ये एनायन है। अब लीविंग ग्रुप एनायन है, ये बाहर तब जाएगा जब स्टेबलाइज होगा। कोई हमें छोड़ के गया तो उसको हमसे ज्यादा अच्छा मिल गया होगा तब तो छोड़ के गया होगा ना, उसकी स्टेबिलिटी मेरे साथ कम रही होगी, अगले के साथ क्या है? ज्यादा अच्छा है। तो जब हमको लीव करके कोई जाता है तो वो एनायन बना, वो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी हमको छोड़ के जाएगा। अब काहे तुम्हारे साथ सर दर्द कराए, तुमका साथ रोज का बीपी बढ़ जाता है, तुमको छोड़ गया, ज्यादा स्टेबल है। तो लिविंग ग्रुप बेहतरीन वो होते हैं जो जल्दी से छोड़ के चले जाए, और क्योंकि एनायन है तो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होंगे उतना जल्दी लीव करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पे? लीविंग एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, लीव करके जाने की क्षमता उसकी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, है ना। जितना ज्यादा स्टेबल होगा, लीव करने की कैपेसिटी उतनी हाई हो जाएगी। अब देखो ना, इन दोनों में कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है? कह दो ना। अरे बड़ा गाना फेमस हुआ है भाई। ये देखो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पहला दोनों में, अभी क्वेश्चन यही लिखा हो ना, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बोलो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पहला वाला इज मोर स्टेबल देन दूसरा वाला, है कि नहीं? इक्विवेलेंट रेजोनेंस है भाई। इक्विवेलेंट रेजोनेंस में एनायन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें क्या है? नॉन इक्विवेलेंट, तो नॉन इक्विवेलेंट में स्टेबल क्या होगा? लेस। तो इक्विवेलेंट इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट। बहुत आसान है,
बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या था, पढ़ो। फिनॉक्साइड आयन इज ए पुअर लिविंग ग्रुप देन एसीटेट आयन। क्यों? एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट। समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट, है ना मजेदार चीज। तीसरा भी इसी से लगेगा। तीसरा वाला में देखो क्या है, न्यूक्लियोफाइल, है ना। पहले देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, वो बताती है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ को, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ को जो बताता है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। पढ़ा है ना इंडक्टिव का पहला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। अगर स्टेबल ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो खराब न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होगी जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई तब होगी जब स्टेबिलिटी क्या हो, कम हो। तो आप समझ गए ना फिनॉक्साइड एसीटेट में कौन अच्छा हुआ, कह दो ना, कहो कहो कौन सा हुआ। देखो हो गया, फिनॉक्साइड इज लेस स्टेबल दैट इज वाई बेटर न्यूक्लियोफाइल, एंड एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल दैट इज वाई इट इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। समझ आया? ये है रेजोनेंस का कमाल, पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, एकदम सेपरेट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अगर आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाओ कि किसको लगा के क्या सॉल्व करना है। सेमेस्टर वाले बच्चों याद रखना, तीनों में से एक ठो मिलेगा, पक्का मिलेगा, देख लेना। अब चले, ये चौथा रूल था, अभी हम लोग चौथे रूल पे, भूलना मत। पांचवा रूल पे आ जाओ, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में क्या है, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल, जिसमें कम रेजोनेंस होगा वो कम स्टेबल, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर्स हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल, ठीक है। ऐसे सभी स्ट्रक्चर जिनमें रेजोनेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होंगे, और जिसमें कम होगा वो कम स्टेबल होंगे। एकदम सिंपल सा रूल है, मगर मैंने आपको बताया था, मैं जिस क्रम में चल रहा हूं रूल के, उसी क्रम में आपको याद भी रखना है। इक्विवेलेंट चाहे 2 बनाए चाहे 10 बनाए, हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा नॉन इक्विवेलेंट से, चाहे नॉन इक्विवेलेंट 2 बनाए चाहे 10 बनाए। समझ गए ना। इस दूसरे को देखो, फिनॉक्साइडवा क्या करता है, ये करता है ऐसा, ये देखो, जितने डबल बॉन्ड है उतना पोजीशन प्लस एक नेगेटिव चार्ज, तो इसमें टोटल रेजोनेंस की संख्या होती है 4। टोटल रेजोनेंस की संख्या कितनी होती है, 4। बट यहीं पे इन भाई साहब को देखो, इनके पास एक डबल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज, तो इनके पास टोटल रेजोनेंस कितना होगा, 2। दोनों नॉन इक्विवेलेंट है, तो नॉन नॉन जब रहेंगे तो नंबर को पहले प्रायोरिटी दोगे, जब दोनों सेम सेम हो गए तो। अगला देखो, आप सबने कभी सल्फोनिक एसिड पढ़ा होगा ना, ये देखो सल्फोनिक एसिड, ये ससुरा इक्विवेलेंट बनाता है, ये इक्विवेलेंट बनाता है, और एसिटिक एसिड भी इक्विवेलेंट बनाता है। बट एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट केवल 2 ही ठो है, देखो ना, 2 ही बनेगा ना, निगेटिव सिंगल डबल, निगेटिव सिंगल डबल, निगेटिव सिंगल डबल, 3 बना। तो यहाँ देखो आर एस 3, यहाँ आर एस 2, फिर सवाल वही है, जवाब आपको देना है। 3 से ज्यादा, 3 इज मोर स्टेबल देन 2, है ना, 3 से ज्यादा स्टेबल 2। अब आपसे कंपेयर करवा लूं, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D, और चारों के स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो। चलो काम दे दिया ना तुम लोगों को, इन चारों को स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, फटाक से लगाओ सभी लोग। चारों स्पीसीज आपके सामने है, इन चारों का डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा के बताओ कितना होगा डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, फटाक से बताओ सभी लोग।
क्या आंसर आया भाई? 3 4 1 2 ABCD। आंसर तो होता C इज मोर देन, D इज मोर देन, A इज मोर देन B। ये आंसर होता भैया। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। दोनों क्या है? इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट तो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा ना। इन इक्विवेलेंट में इसका रेजोनेंस ज्यादा है, इसका रेजोनेंस कम है, तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, तो C इज मोर स्टेबल देन D। लग गया। अब CD पक्का ज्यादा स्टेबल होगा किससे? इन दोनों से। भाई इक्विवेलेंट इज मोर स्टेबल है ना, बट इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल और ये कम, क्योंकि दोनों नॉन इक्विवेलेंट है। आंसर ये होना था। कमेंट सेक्शन चेक करके बताते हैं किसका किसका क्या लगा है। देवांश बाबू CDAB सही है, उर्वशी सही, ममता AC। ए कैसे होगा पागल? ज्योति CBDA नहीं, CDBA, CDAB, रागनी CDAB, सालू ACA नहीं होगा। पहले इक्विवेलेंट देखोगे, पहले इक्विवेलेंट देखोगे आप लोग, ये गलती नहीं करना है, पहले इक्विवेलेंट देखना है बच्चों, ठीक है ना, पहले इक्विवेलेंट देखना है। इस पॉइंट को ध्यान रखो कि पहले इक्विवेलेंट देखना है, गलती पे गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गलतियां भारी पड़ जाएंगी कभी ना कभी। चलो अब ये हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 5 के बाद रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 चार्ज सेपरेशन है, रूल नंबर 6 इज चार्ज सेपरेशन, ठीक है ना, चार्ज सेपरेशन का रूल है। ये देखो क्या बोलता है, एकदम थकना नहीं, हटना नहीं, मार के गिरा देंगे तुरंत नहीं तो। रूल नंबर 6 में चार्ज सेपरेशन है, अपोजिट चार्जेस क्लोज हों, सिमिलर चार्जेस दूर हों तो स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। अपोजिट चार्जेस क्लोजर हों, अपोजिट चार्ज क्लोज और सिमिलर चार्जेस दूर। ऐसा क्यों? वाई दिस कोलावेरी अवे, तो उसके पीछे का ये क्या होगा? मोर स्टेबल, और ये भी क्या होगा? मोर स्टेबल। और इसी का अगर उल्टा कर दिए तो पूरा कहानी बदल जाएगा, ठीक है ना, पूरा कहानी यहीं पे क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब अगर अपोजिट चार्ज है, क्लोज रहेंगे तो ज्यादा स्टेबल इसलिए रहेगा कि अगर अपोजिट चार्ज क्लोज होगा तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा, और अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर सिमिलर चार्ज नजदीक हो गए तो रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। इसीलिए सिमिलर चार्जेस क्लोज हों, सॉरी अवे हों, अपोजिट चार्जेस क्लोज हों तो अट्रैक्शन होगा, इसमें स्टेबिलिटी हाई होती है। बातों को हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम लोग उठा रहे हैं एनिलीन का, ये एनिलीन है। विथ एग्जाम्पल समझिए तब मजा है, कहानी में मजा तब आती है जब कहानी का कुछ जितने भी पात्र हैं उन सब का जानकारी हो कि फलाने नाम यही कर सकते हैं। देखो यहाँ निगेटिव आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा, NH2 लोन पर दे दिया है ना, तो पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव निगेटिव, अभी निगेटिव कंजुगेशन में है, तो बेटा ये भाग के यहाँ से पहुँच जाएगा पैरा पे, निगेटिव आ गया पैरा पे। अब आप बताइए पहले वाले स्ट्रक्चर में 1 2 3, मान लो इसको, ये A हो गया, ये हो गया B और ये हो गया C, इनके स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा? ABC में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? और दूसरा भी देखो, ये नाइट्रो ग्रुप है, इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ठीक, बट क्योंकि एक कंजुगेशन में है तो मूव करके इधर से इधर चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पास में, है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा, और N डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, इसको मान लो A और इसको मान लो B। तो पहले वाले फर्स्ट वाले में विच वन इज मोर स्टेबल, एंड सेकेंड वाले में विच वन इज मोर स्टेबल, बस आंसर कर दो। फर्स्ट वाले में क्या ऑर्डर होगा और सेकेंड वाले में क्या ऑर्डर होगा? फर्स्ट वाले में क्या ऑर्डर लिख रहा है आप लोग? पहले वाले में 1 2 3, हाँ सेम चार्ज बराबर रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। मनीष बेटा, महेश
एक्चुअली देखो मैं किसी का एज नहीं जानता हूँ तो मैं एज अ स्टूडेंट ट्रीट करूँगा एंड आई विल से बेटा, और कोई मेरे से ज़्यादा बड़ा हो तो सॉरी, मेरे को शक्ल नहीं दिख रहा, यहाँ पे एज भी नहीं पता ना। वीडियो ब्लर नहीं ना आ रहा किसी स्टेज पे? नहीं आ रहा। पहले में ABC, एनीबडी कैन डांस, A इज मोर देन B इज मोर देन C। न्यूट्रल है पहला, मोस्ट स्टेबल होगा, न्यूट्रल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज। यहाँ पे अपोजिट चार्ज नजदीक है, यहाँ पे अपोजिट चार्ज क्या होगा, दूर, दूरी बढ़ेगी स्टेबिलिटी घटेगी, तो ABCD हो जाएगा, ABC। और पहले वाले में हो जाएगा A इज मोर देन B, क्योंकि सिमिलर चार्ज देखो ना इतू से डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे सिमिलर चार्जेस इतने डिस्टेंस पे हैं, तो अपोजिट चार्ज दूर रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, सिमिलर चार्ज नज़दीक रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो यही ऑर्डर होगा, है ना। बी में BA, भाई BA कौन लिखा, कौन लिखा है BA? बी में BA नहीं होगा, बी में भी AB होगा। अरे ज्योति बेटा गड़बड़ कर दिए, यूनिक भैया जी AB सही है, सोनाली दुबे में 2 में B गलत लिख दिया, ये होगा, समझ आया ना, यही होगा, देख लो, ठीक है, यही ऑर्डर होगा। अपोजिट चार्जेस दूर ना होने चाहिए, सिमिलर चार्जेस पास नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, सिमिलर चार्जेस दूर दूर, अपोजिट चार्जेस क्लोज क्लोज, है ना, हमेशा अट्रैक्शन अपोजिट लोगों में होता है, सेम सेम में थोड़ा ना होता है, वो रूल अलग आ गया अलग बात है, तो ऐसा होता नहीं है, बट संविधान में कुछ भी हो सकता है। ये था रूल नंबर कौन सा, 6। आ जाओ रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, रूल 7 क्या बोलता है, रूल 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे दो वर्ड है, चार्ज सेपरेशन और चार्ज डीलोकलाइजेशन। चार्ज सेपरेशन और चार्ज डीलोकलाइजेशन में चार्ज सेपरेशन इज लेस स्टेबल एंड चार्ज का डीलोकलाइजेशन इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो चार्ज सेपरेशन इज लेस स्टेबल, सेपरेशन इज लेस स्टेबल, वाइल चार्ज का डीलोकलाइजेशन क्या होगा, मोर स्टेबल। चार्ज डीलोकलाइजेशन इज मोर स्टेबल, दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, डीलोकलाइजेशन इज मोर स्टेबल, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अब सवाल आएगा कैसे, कैसे, तो जब कोई सिंगल होता है और पूरा टूर एंड ट्रेवल कराता अकेले तो टेंशन नहीं है उसको, उसको बोलते हैं डीलोकलाइज करना, ठीक है। अकेला उठा, बैग उठाया, चल दिया, पूरा टूर वर्ल्ड टूर करके चला आया, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है। सेपरेशन तब जरूरत पड़ेगी ना, पूरी फैमिली के साथ जाओगे तो भैया बहुत आइसोलेट होकर रहना पड़ेगा, मज़े नहीं कर सकते ज़्यादा, है ना, ज़्यादा मज़े करने हैं तो आप सिंगल जाओ। पूरी परिवार के साथ जाओगे तो भाई पाबंदियाँ रहेंगी, रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, कुछ पी नहीं सकते, ज़्यादा खा नहीं सकते, किसी के साथ घूम नहीं सकते, वहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो जाता है। अकेले जाओ डीलोकलाइजेशन होता है। देखो इसको बोलते हैं चार्ज का डीलोकलाइजेशन, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, तो चार्ज का क्या है, डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो पहला है चार्ज डीलोकलाइजेशन, ठीक है। दूसरा है चार्ज का सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन में क्या होता है, अपोजिट चार्ज बन जाते हैं, चार्ज सेपरेशन। तो जब अपोजिट चार्ज बन जाएंगे तो उसको बेचारे को लेके ढोना पड़ता है। जैसे फिनॉल को देख लो, अब इस फिनॉल भाई साहब को देखो, ये आयनाइज नहीं हुए, है ना, इसी में लोन पर दे दिए, तो अब फिनॉल का ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, फिनॉल पे क्या आ गया, पॉजिटिव, ये देखो OH प्लस और नेगेटिव। अब क्या होगा, दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो दूर जा ही नहीं पाएंगे। अब दूर जा नहीं पाओगे तो क्या होगा, मोह माया में फंस जाओगे ना। तो तुम वर्ल्ड टूर करने गए थे, पता चला यहाँ बनारस स्टेशन से कैंट पे स्टेशन से पकड़े, इलाहाबाद पहुंचे, मोह माया में फंस गए, मत जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओगे। चार्ज सेपरेशन आपको दूर जाने नहीं देता, मोह माया बहुत बड़ी चीज है ना, दूरी जाने नहीं देती ना, तो दूर जाने नहीं देगा। अकेले निकल के ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, तो डीलोकलाइजेशन होगा तो बहुत दूर तक जाओगे, सेपरेशन आ गया तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, ये फैक्ट है। इसका एक बहुत अच्छा
क्वेश्चन है, एसीटेट आयन के सभी CO बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं, ऑल CO इक्वल होता है, ठीक है ना, सभी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल होते हैं, जबकि एसिटिक एसिड में ऐसा नहीं है, एसिटिक एसिड में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ये लॉन्ग होता है, ये वाला बॉन्ड क्या होता है? लॉन्ग होता है, और ये वाला बॉन्ड क्या होता है? शॉर्ट होता है। रीजन बिहाइंड, चार्ज का डीलोकलाइजेशन नहीं है, ये चार्ज सेपरेशन है, और ये कंप्लीट चार्ज का डीलोकलाइजेशन है। सेपरेशन इज ऑलवेज लेस स्टेबल देन चार्ज डीलोकलाइजेशन। ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना है। हाँ, उसको सिखाओ थोड़ा भाई, उर्वशी रौतेला। हमारे यहाँ बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, है ना, एक से बढ़ के एक। समझ आ गया बच्चों यहाँ तक? रूल नंबर कितना है ये? रूल नंबर 7 था क्या? हाँ, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 के बाद चले रूल नंबर 8 पे। 2 और बचे हैं, 2 सिंपल सिंपल है, ठीक है। रूल नंबर 8 खत्म होने वाला है, एप्लीकेशन चालू होने वाला है, बहुत मजा आएगा एप्लीकेशन में। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड और एरोमेटिसिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, रिएक्टिविटी, सब उसके एप्लीकेशन पार्ट में है, मिलेंगे अभी तुरंत। रूल नंबर 8 क्या बोलता है? ठीक है, एरोमेटिक स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन एलिफैटिक स्पीसीज। एरोमेटिक स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन एलिफैटिक स्पीसीज, अगर स्पीसीज एलिफैटिक है तो वो लेस स्टेबल होगा, एरोमेटिक है तो मोर। जैसा देखो ना, 6 कार्बन 3 डबल बॉन्ड हेक्साट्राइन में भी होता है और बेंजीन में भी होता है, बट कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? बेंजीन। होगा कि नहीं होगा भाई? बेंजीन एरोमेटिक है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, एलिफैटिक है तो कम स्टेबल होगा। सिमिलरली ये देखो, ये कैटायन है और एक आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस है, दोनों कैटायन है, सेम कार्बन, सेम डबल बॉन्ड, सेम पॉजिटिव चार्ज, बट ये एरोमेटिक है तो मोर स्टेबल होगा। तो एरोमेटिक स्पीसीज आर मोर स्टेबल। अभी पूछोगे ना सर एरोमेटिक क्या होता है, पढ़ाता हूँ, रुक जाओ, एरोमेटिसिटी पे आ रहा हूँ मैं। ये एरोमेटिक है, ये एलिफैटिक है, ये एलिफैटिक है, ये भी एलिफैटिक है, ठीक। तो रूल नंबर 8 है, ये भी रूल क्या है? बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपल रूल है, आप आसानी से इस रूल को अप्लाई करके काम कर सकते हो, ठीक। लास्ट रूल, 9th रूल, आखिरी रूल, सबसे ज़्यादा आखिरी रूल, रूल नंबर 9, लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। जहां भी क्रॉस कंजुगेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। लीनियर कंजुगेशन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। आ जाओ कर लेते हैं एक आंसर। ये देखो, चल दो सीधे एकदम हाईवे पे मस्त, जहां पे रोड 150, 500, 700 किलोमीटर प्लेन हाईवे हो, एकदम सीधा गाड़ी लेके चल दो, और एक हाईवे पे लेके चलो, मार मोड़ तोड़ आ रहा है, वहीं पे पंचायत हो रही है। देखो ये, यहां चलोगे तो काफ़ी दूर तक जाओगे कि नहीं जाओगे? सारे सिस्टम रेजोनेंस कर ले रहे हैं, बट यहाँ बेटा कोई तो छूटेगा, उसके साथ करोगे 2 जाएंगे, 1 बच जाएगा ना, और इसके साथ करोगे तब भी 1 बच जाएगा। देखो कोई ना कोई एक छूटेगा, क्योंकि कंजुगेशन क्या हो गया? क्रॉस कर गया, ठीक है। इस रूट पे आओगे तो ये रूट छूट जाएगा, इस रूट पे आओगे तो ये रूट छूट जाएगा, बट यहाँ पे पूरा हाईवे मस्त है, इसी पे जाएंगे, तो जिस पे जाएंगे वो मोर स्टेबल होगा, ये क्या होगा? लेस स्टेबल। दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस एंड देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एज वेल एज देयर स्टेबिलिटी रूल, सब कुछ ये हो गया इसका। अब एप्लीकेशन तैयार हो? यहां तक चलो, अब सेक्शन में एक बार आ जाओ। एप्लीकेशन चालू करने से पहले सभी डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे।
जिसको जिसको जो जो डाउट हो चलो बताओ, बताते हैं। सभी डाउट के आपके आंसर बताए जाएंगे। सभी लोग बताएं कहाँ कहाँ डाउट हुआ आप लोगों को। इज देयर एनी डाउट? अगर सबको क्लियर है देन आपके पास स्माइली वाली इमोजी होगी, भेज दीजिए ये वाली। इसमें ऑप्शन सुपर स्टिकर सुपर चैट का भी होगा, बट वो पेड होता है, ठीक है। जिसको ज़्यादा खुशी मिले वो भी भेज सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझा पाने में मैं सक्सेसफुल हो गया होऊंगा, ठीक है। अब अपन लोग चलेंगे इसके एप्लीकेशन करने। अब हम लोग चलेंगे इसके एप्लीकेशन करने, ठीक है। वन बाय वन सभी एप्लीकेशंस करेंगे। We have a lot of applications of resonance and we will do the same. बेटा न्यूक्लियोफाइल वो अच्छे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वो कम स्टेबल होते हैं। तो जो भी एनायन लेस स्टेबल होगा वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है ना। दैट इज द कॉन्सेप्ट। चलो अब आगे चले। एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस बहुत पढ़ना है अभी भाई, अभी का इतना, अभी थोड़ा सा पढ़ा ही हो। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के एप्लीकेशन करने जा रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। जो पहला दूसरा तीसरा एप्लीकेशन इसका एकदम सुपर ब्रांडेड एप्लीकेशंस हैं, मस्त वाला, ठीक है। तो पहले हम लोग वही करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे पता करोगे? अरे अभी तक जितने प्लस हैं, प्लस आई माइनस आई और मेजोमेरिक पड़े, वो सब क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते हैं या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो वही तो कॉन्सेप्ट चिपका देना है, बस सिंपल। चलो देखो, पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ। दूसरा पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। और तीसरा पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। चौथा पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल, जो कि पढ़ चुके हैं पहले ही, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। और चौथा पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। इतना है, चुन चुन पे पढ़ा जाएगा, वन बाय वन पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बॉन्ड लेंथ से। सबसे पहला एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ। क्या रेजोनेंस मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है? यस और नो। क्या रेजोनेंस मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है? यस। रेजोनेंस होगा तो सिंगल बॉन्ड बिकम डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, तो अफेक्ट तो करेगा ही करेगा। तो है ना, यहां लिखा जाए ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस डबल बॉन्ड में क्या जाता है, डबल बॉन्ड गेट पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर एंड सिंगल बॉन्ड गेट, सिंगल बॉन्ड गेट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मेरी राइटिंग इतनी खराब नहीं बनती, बट थोड़ा तेज लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ऐसे देख लो ना, ऐसे समझ लो ना, ये प्योर डबल था, ये प्योर सिंगल दिखता था ना, ये डबल है। बट ये क्या है, हम सबको पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, है ना। 54 है वो 84 हो गया, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम,
ये है। तो इस हिसाब से ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, और ये क्या था, डबल बॉन्ड। तो 1.34 होना चाहिए, ये 1.54 होना चाहिए, ये 1.34 होना चाहिए, ये ना होना चाहिए। एक ये क्या आ गया, एक ये। दूसरा एक और चीज समझा दें आपको, बेंजीन में आप सब देखोगे बेंजीन है ना, बेंजीन में देखो बच्चों क्या होता है, बेंजीन में टोटल कितने बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा होगा और 3 आपको दिखेगा पाई बॉन्ड, है ना। देखो ये 3 पाई बॉन्ड हो गए और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो जहां जहां डबल बॉन्ड हो गया उसका लेंथ होना चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम, है कि नहीं। और सिंगल बॉन्ड जितने उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम। बट एक्चुअली बेंजीन के सभी बॉन्ड लेंथ कितने होते हैं, 1.39 एंगस्ट्रॉम। ये देखो ये तो अलग है कहानी है इनका, 3-4 से बड़ा है, देखो तो देखो देखो, इससे बड़ा है, लॉन्ग है, बट इससे छोटा है, शॉर्ट है, मतलब दोनों के बीच वाला है ना, दोनों के बीच वाला है, न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा छोटा है। इसको एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये बेचारा ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे सिंगल डबल होता होगा, डबल सिंगल होता होगा, यहाँ बाकी सब सिंगल सिंगल मर रहे हैं, डबल डबल मर रहे हैं, डबल का ट्रिपल क्वार्टर सब हो जाता है। बट यहाँ रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता, रेजोनेंस सबके साथ इक्वल काम करता है। अब रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, देखो रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सारा बॉन्ड लेंथ ऐसे घूम गया, न किसी को ज्यादा न किसी को कम। ये देखो ऐसे, इसी को बोलते हैं पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल। अब जब पार्शियल हो जाएगा तो सब का बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, इक्वल 1.39 एंगस्ट्रॉम। ये किसने किया, ये किया रेजोनेंस ने। रेजोनेंस हाइब्रिड कौन दिया, रेजोनेंस ने। तो ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक चीज तो समझ आया सबको ना, कि रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ पे फर्क तो पड़ेगा रे बाबा, है ना। हाँ जी सही है, सही है, बॉन्ड लेंथ सबका क्या हो गया, इक्वल। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि रेजोनेंस जब भी होगा बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेगा, और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर ला देगा, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड। देखो ना, जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल हो गया, है ना, जो सिंगल बॉन्ड था डबल हो गया, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया, मतलब दोनों के लेंथ पे अफेक्ट हो रहा है। अब मैं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बना दूं, मैं इसको एक फॉर्मूले में पिरो के दे देता हूं आपको, उस फॉर्मूले को बस याद कर लियो, आपका काम ही बन जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, number of resonating structure is directly proportional to bond length of, BA लिख दूंगा समझ जाना, bond length of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या ये फॉर्मूला समझ आया क्या, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बहुत बढ़िया से, ठीक है ना, और आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जिसको जमाई आ रहा हो पानी पी ले, इसको अच्छे से समझाने वाला हूँ, इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। देखो भाई, रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है पहले समझो। रेजोनेंस में जो डबल बॉन्ड था वो होके निकल के सिंगल बॉन्ड पे जा रहा है, तो डबल बॉन्ड को छोड़ के जा रहे हो तो सिंगल बना रहे हो ना उसको, तो जब वो सिंगल बनेगा तो उसका लेंथ बड़ा हो जाएगा, और डबल बॉन्ड जो यहां से निकला वो सिंगल पे चला गया तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा। तो देखो यही ना हो रहा है इसमें, देखो जरा, हमने यही ना बोला कि ये डबल था, ये डबल था, ये सिंगल था, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ना बेचारा, छोटू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसको छोड़ के जा रहे हो तो सिंगल हो जाएगा, और सिंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग हो जाएगा। तो रेजोनेंस क्या करता है, डबल बॉन्ड को सिंगल बना देता है, सिंगल बॉन्ड को डबल। तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बॉन्ड छोटा होता चला जाएगा, और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड तो छोटा हो गया, तो उसका उल्टा डबल बॉन्ड में सिंगल आएगा तो बड़ा हो जाएगा ना। अब इस फॉर्मूले को एक्सप्लेनेशन समझो,
जितना ज्यादा बार रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड बेचारा उतनी ज्यादा बार सिंगल होगा। इतना से चालू होगा, एक बार रेजोनेंस, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार रेजोनेंस होता जाएगा, सिंगल होता जाएगा, रबड़ की तरह तंता लंबा होता चला जाएगा। डबल से निकल के इलेक्ट्रॉन सिंगल पे गिरेगा, तो सिंगल पहले बड़ा होगा, एक बार डबल आया छोटा, और डबल और छोटा, और डबल और छोटा, और डबल और छोटा, छोटा होता चला जाएगा। तो यही होगा ना, सिंगल बॉन्ड अगर रेजोनेंस ज्यादा होगा तो सिंगल बॉन्ड छोटा हो जाएगा, डबल बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। रेजोनेंस कम होगा तो सिंगल बॉन्ड बड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड छोटा रहेगा। रेजोनेंस नहीं होगा तो डबल बॉन्ड हमेशा छोटा रहेगा, सिंगल बॉन्ड हमेशा बड़ा रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपके भेजे में घुस गया? बोलो, क्या ये कॉन्सेप्ट दिमाग में चला गया, दिमाग में एकदम जाकर स्ट्राइक करा कि नहीं करा? है ना दमदार कॉन्सेप्ट। अब इस पे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं, क्योंकि यहां के बाद सीधा क्वेश्चन ही तो बनता है। आपको सीसीएल बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। सीसीएल बॉन्ड लेंथ का घटता हुआ ऑर्डर लगाना है, ठीक है ना। आइए करके देखें। ये है सीसीएल पहला मॉलिक्यूल, ये है सीएल दूसरा मॉलिक्यूल, ये है सीएल तीसरा मॉलिक्यूल। आपको बताना है किस केस में सीसीएल कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 3 मॉलिक्यूल आपके सामने दिए हैं कि ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी, CH2 डबल बॉन्ड NH, एक CH3 CH2 NH2, फिर NH2 ये, और लास्ट में नीचे वाले में कार्बन नाइट्रोजन का बताना है, ठीक है ना। ये आपके पास इस वाले में CN का घटता हुआ बॉन्ड लेंथ बताना, बॉन्ड लेंथ बताना, ठीक है, यही आपको बताना है। ठीक, चलो बता दो ना। पहले वाले में क्या होगा, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? फर्स्ट वाले में। लेट मी चेक, आंसर आ रहे हैं भाई। 1 2 3, सबसे बड़ा 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। CB, अरे घटता हुआ का मतलब सबसे ज्यादा वाला पहले, फिर उससे कम वाला, फिर सबसे कम वाला। रजनीश का सही है, रागिनी का भी सही है, सोनाली ए में ABC सही है, शिवानी बेटा 1 2 3 सही है, खुशी तुम्हारा खराब हो गया, CBA नहीं होगा। तुम छोटे से बड़ा नहीं जाना, बड़े से छोटा जाना। डिक्रीजिंग का मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा होता है। उर्वशी CBA, फिर गलत मार दिया तुमने भी। ममता तुम्हारा सही है, मेडिकल लवर तुम्हारा गलत है। ऐसे मेडिकल लवर बनोगे तू? ऐसे बनेगा? गलत सलत बना के तुम इंजेक्शन लगा देना, टीबी वाला मरीज को हो जाएगा दूसरा बीमारी। अनमोल 1 2 3 सही है, रागनी 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। पहले वाले में 1 2 3 सही है भाई, ये 1 2 3 सही है। देखो ना, यहाँ रेजोनेंस होगा तो ये सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? तो बस यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 2, तो कम रेजोनेंस से थोड़ा छोटा रहेगा। यहाँ कंजुगेशन करेगा तो रेजोनेंस 4 ठो बनेगा, 4, तो यहाँ सबसे छोटा आ जाएगा। सबसे शॉर्टेस्ट ये होगा छोटू, ये होगा सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा। ये होगा लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा। इतना सा तो कॉन्सेप्ट था इसमें, है ना मस्त कॉन्सेप्ट। ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट लगाओ और बी वाले का आंसर बताओ। बी वाले में डिक्रीजिंग सबसे पहले किसका है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे, ऐसे बताना है। देख लो आपके पास 4 हैं।
इंक्रीजिंग बोल रहा था, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे वाले में देख के बताओ, क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरे वाले में क्या होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख के आंसर करना है, दैट्स ऑल। कोई बताओ ऑर्डर क्या लगाए, सबसे ज्यादा बड़ा क्या होगा, दूसरा होगा, सबसे बड़ा दूसरा होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड है तो सबसे बड़ा होगा ना। बी कैसे होगा, हाँ बी होगा, सबसे बड़ा बी। सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है जिसके पास कंजुगेशन नहीं है, बी के बाद इन तीनों में देखो, ये प्योर डबल बॉन्ड है तो सबसे छोटा हो जाएगा, प्योर डबल बॉन्ड है सबसे छोटा, इसको आखिरी में लगा दो, ठीक है, तो पहला वाला सबसे आखिरी में लगा दो, बात बताएं साफ। अब मैटर दूसरा और तीसरे में है, यहाँ देखो एक ही बार कंजुगेशन है तो रेजोनेंस 2 ठो हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस 4 ठो होगा, तो ज्यादा रेजोनेंस होगा तो लेंथवा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, बार बार इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ आएगा ना, तो सबसे बड़ा बी, फिर डी, फिर सी, फिर ए, ये होगा बी डी सी ए। चेक करने दो, बी के बाद डी है भाई, 1 4 3 2, बी डी सी ए जो नहीं लिखे होगे ना वही लगा लो, कि 2 सबसे ज्यादा हो गया, 2 फिर 4 फिर 3 फिर 1, 2 4 3 1, 2 1 3 4 गलत है, 2 1 3 4 गलत है, 2 4 3 1 सही है, 2 4 3 1 सही होगा। देखे एकदम दिमाग हिल जा रहा है कि नहीं हिल जा रहा है, क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, इसी का असली मजा है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं तुम लोगों को, वो भी मस्त क्वेश्चन है, आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें भी बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग लगा देंगे। अच्छे बच्चे ऑर्डर लगाते, गंदे बच्चे सो जाते। Cn का बॉन्ड लेंथ ऑर्डर लगाना है, Cn का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाना है, Cn का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाना है बस। ये 4 मॉलिक्यूल आपके सामने हैं, इन चारों में कार्बन नाइट्रोजन का डिक्रीजिंग बॉन्ड, अच्छा ये दोनों सेम हो गया क्या, अब अलग हो गया, इन चारों में घटता हुआ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ लगाना है। लगा के देखें, ट्राई करें, कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, पहले आप ट्राई करें, खुद से ट्राई करें, आप सभी लोग खुद से ट्राई करो, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ऑर्डर बताएं आप लोग, 4 फिर 4 के बाद क्या लगाया, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, सबका 4 1 2 3 ही आ रहा है, 4 3 1 2, 4 3 1 2 सही है, रजनीश पटेल का सही है, 4 3 1 2 करेक्ट है, 4 3 1 2 ही आंसर होगा, बताता हूँ क्यों। 4 प्योर सिंगल सबसे बड़ा, फिर 3, फिर 2 ना 2 सबसे आखिरी में, फिर 1, फिर 2, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, सही है। कॉन्सेप्ट जो है उसे सुनने का प्रयास करना और समझने का भी, ठीक है, जिसका ये ऑर्डर सही है मतलब उसका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, ठीक है, और जिसका ये ऑर्डर गड़बड़ हो गया उसका कॉन्सेप्ट में कुछ कमी है, उसे सही करने की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ, ध्यान सुनियो क्या है।
पहले तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है तो सबसे बड़ा हो जाएगा, नो डाउट। इन तीनों में रेजोनेंस कॉमन है ना। तीनों में लोन पेयर क्या हो रहा है, नीचे आने की तैयारी कर रहा है, आएगा तो डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, यहाँ भी आएगा। बट यहाँ एक लोग बुलाने वाले लगे हैं कि आ जाओ आ जाओ, कूद जाओ, मर जाओ। नीचे बुला रहा है ना, तो बताओ आसानी से आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। कोई नीचे बुलाएगा तो इलेक्ट्रॉन सीधे मूव करके नीचे आ जाएगा। CHO क्या है, माइनस M करता है कि नहीं करता है। तो जब उसको बुलाया जा रहा है तो आसानी से नीचे आएगा, तो ज़्यादा मजे से नीचे आएगा तो ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर कर देगा, तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इन तीनों में क्योंकि बुलाया गया तो सीधे नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो ज़्यादा कंजुगेशन करेगा, ज़्यादा कंजुगेशन करेगा तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इसीलिए बेचारा कहाँ चला गया, देखो सबसे आखिरी में चला गया, हवा खाने। यहाँ डोनेटिंग ग्रुप लगा है, जो इसको बोलेगा आना मत, आने से क्या करेगा, उसको रोकेगा। जब रोकेगा तो ज़्यादा रेजोनेंस हो पाएगा, नहीं। जब रेजोनेंस कम होगा तो डबल बॉन्ड भी कम बनेगा, डबल बॉन्ड कम बनेगा तो लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो तीसरे वाले का लेंथ बड़ा हो गया, किससे, पहले वाले में। ये नॉर्मल है, आओ चाहे मत आओ तुम्हारी मर्जी, तो नॉर्मल रहेगा। बट रोकेगा तो ज़्यादा लेंथ, नहीं रोकेगा तो नॉर्मल लेंथ, और बुला लेगा तो सबसे छोटा लेंथ। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो NH2 के लोन पेयर को रिंग पे आने के लिए आमंत्रण देंगे, और वो लोन पेयर रिंग पे आएगा तो ज़्यादा आएगा तो CN बॉन्ड उतना छोटा होता जाएगा, और कोई पीछे से धक्का मार देगा तो नहीं आने देगा, तो जब नहीं आएगा तो लेंथ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ ये कॉन्सेप्ट है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, जैसे मान लो छत पे कोई चीज़ रखे और नीचे रस्सी से बांध लिए, अब रस्सी से खींचोगे तो नीचे आ जाएगा ना। मान लो तुम्हारे पास बलून है, बलून को हमने छत पे से बांध के उड़ा दिया, 10 मीटर लंबा है, और नीचे कोई खींचने वाला लगा दिया, तो जब खींचने वाला लगा दोगे तो खींच के अंदर ले आएगा, तो लेंथ क्या होता है, छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, है ना। तो यही तो विड्रॉइंग ग्रुप है, खींच के अंदर ले आया तो लेंथ क्या होगा, छोटा हो गया। अब उसी में बलून में कोई नीचे जोड़ने वाला, इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, जाकर और रस्सी बांध दिया तो ऊपर उड़ जाएगा, उड़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो +M लेंथ बढ़ाएगा, विड्रॉइंग होगा तो लेंथ घटाएगा, और ये बेचारा इन दोनों के बीच में रह जाएगा। समझ आ गया, यही कहानी है, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ था। अब अगला एप्लीकेशन बॉन्ड ऑर्डर, यहीं पे आज का आखिरी लगाऊंगा, एरोमेटिसिटी कल। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर GOC थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म करना बहुत इजी हो जाएगा, एंड दैट इज वाई GOC पे हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस और फोकस भी लेके चलते हैं, ठीक है ना। जो ऐसे अगर ऑफलाइन लेक्चर्स कोई पढ़ाता है इसको, तो इस रेजोनेंस को यहाँ तक पढ़ाने में 3 लेक्चर लगेगा, ठीक है ना। बट अभी अपने को क्या हो गया, 2 घंटे में ख़त्म। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर में कैसे काम करना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड +1, इस फॉर्मूले से सीधे निकलेगा। जिसमें रेजोनेंस होता है उसमें इस फॉर्मूले से सीधे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, या तो दूसरा फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रैकेट में पाई प्लस सिग्मा फॉर्म बाई सेंट्रल एटम, फॉर्म बाई सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम बनाता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। जितने एटम उसके सेंटर एटम से डायरेक्ट जुड़े होंगे उसको सराउंडिंग एटम बोलते हैं। दोनों से सेम ही आएगा, चाहे तुम ये अप्लाई कर लो चाहे तुम इसको अप्लाई कर लो। वी विल ऑब्टेन द सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द ऑल मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम लोग सारे का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। 1 बाय 1 कुछ एग्जाम्पल हैं, 8-10 ठो, उनको करा देते हैं, ठीक है ना। चले देखो,
सबसे पहले कार्बोनेट आयन का पूछता है। कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये 1.33 होता है। कार्बोनेट का और नाइट्रेट का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। ये अब देखो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर पता चल जाए, काम ही बन जाए। तो कार्बोनेट इज sp2 हाइब्रिड है कि नहीं है, ये कार्बोनेट आयन है। और नाइट्रेट आयन भी कुछ ऐसा ही है, N डबल बॉन्ड O माइनस, ये नाइट्रेट आयन है। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, एक पाई बॉन्ड। कितने सिग्मा हैं, सिग्मा 3 है। देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, तो 3 + 1 कितना आ गया बच्चों, 4/3 आया क्या, 4/3 से क्या आता है 1.33, हो गया ना आसान, 1.33। सिमिलरली नाइट्रेट में भी सेम एकदम सब कुछ सेम है, तो इसका भी क्या आएगा 4/3 = 1.33। दूसरे वाले फॉर्मूले से देखो, टोटल सिग्मा और पाई मिला कितने, 4 है, और इस नाइट्रोजन टर्म से अटैच एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, 3 एटम, तो 4/3 डायरेक्ट रख दो, तब भी 1.33 ही आता, तब भी 1.33 ही आता है कि नहीं। तो यहाँ भी आसान हो गया, सब आसान है, ठीक है। ये दोनों, अब आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, निकाल के बताओ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, निकाल के बताओ, जिन जिन का देंगे उनका निकाल के बताओगे, ठीक है। चलो सबसे पहले सल्फेट आयन का कितना होगा निकाल के बताइए, फिर फॉस्फेट आयन का कितना होगा निकाल के बताओ, फिर परक्लोरेट आयन ClO4 माइनस का, तीनों का क्रमशः निकाल के बताएं कितना कितना होगा, तीनों का 1 बाय 1 निकाल के बताइए कितना कितना होगा। सभी लोग बताएं। सबका बॉन्ड और निकाल के बताओ कितना कितना होगा सभी लोग। देखिए दीज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट प्रिपेयरिंग इन फॉर 11th 12th टारगेट, नीट, जेई, जैम, नेट। बेसिक केमिस्ट्री है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके दोस्त यार, खानदान, परिवार, होने वाला परिवार जो भी हो, एक बार वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइएगा, मैं भी और स्ट्रेंथ मिले काम करने का और बेहतर काम कर सकूँ, ठीक है। सो आवर होल लेक्चर्स आर डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू एंड द सेम थिंग एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप लोग इसमें बेहतर अचीव करो। रागिनी यादव 1.75 ए में नहीं आएगा, सल्फेट का आएगा 1.5, सल्फेट का 1.5 आता। भाई सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर क्या है, सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर ये है, ये है सल्फेट आयन टेट्राहेड्रल है, सिंपल सा है। तो कितना हो गया यहाँ पर 6/4 आएगा, आएगा ना 6/4, तो 6/4 का मतलब कितना का 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, सल्फेट का यही आता। फॉस्फेट का 1.25 आएगा, फॉस्फेट का देखो, तो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ये है O माइनस, O माइनस और O माइनस, दिस इज द फॉस्फेट आयन। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास टोटल 5/4, ये हो जा रहा है ना 5/4, सराउंडिंग एटम कितना, तो 5/4 का मतलब कितना होता है 1.25, 1.25, ठीक है 1.25। और एक और बचा परक्लोरेट, परक्लोरेट का होता है तुम्हारा 1.75। परक्लोरेट का स्ट्रक्चर ये है, Cl का डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, इसमें देखोगे तुम्हारा कितना का टोटल 7/4 है ना, 7/4 का मतलब 1.75। अब क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर है तो उसका कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का कोई यूनिट नहीं होता है। फॉस्फेट का 1.25, 1.6 कैसे आ गया सोनाली, ये 1.6 तो कहीं से नहीं आएगा भाई, थोड़ा सा आगे पीछे नहीं आ गया, 1.6 इज नॉट फिजिबल, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर रहा, ये भी समझ में आ गया ना सबको, बोलो ये सबको समझ आ गया, क्लियर है। दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अब अगला लेक्चर हमें पढ़ाना है एरोमेटिसिटी, बट क्योंकि वो इकलौता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो एरोमेटिसिटी एसिडिटी को कल मैं करूँगा, ठीक है। तो कैसा रहा? 1.26 नहीं आएगा भाई, ऊपर वाले में 1 कहाँ किए हैं भाई? किसमें 1 किया हूँ भाई? कहाँ 1 किया हूँ? अरे ये 1 किए हैं भाई साहब, ये सिग्मा बाई पाई वाला रूल लगाया था इसलिए किया था। ये सिग्मा बाई पाई में पाई अपॉन सिग्मा वाला रूल से लगाया था, समझो, तब 1 किया था। और यहाँ पे उसी से लगाओगे, यहाँ से लगाओ ना सिग्मा बाई, तो कितना जाएगा? पाई कितना है? 2 है। सिग्मा कितना है? 4 है प्लस 1, तो ये भी तो आ गया ना 6/4 वापस आया कि नहीं आया? तो दोनों में से कोई रूल लगाओ तो सिंपल है, दोनों में सेम रूल है। सही है रजनीश बाबू, 4/6 होना चाहिए। कहाँ से कौन सा मैथ पढ़े हो भाई साहब? तो गजब, एकदम तो जज्बात ही बदल दोगे तुम। जब बोल रहे हैं सारे एटम अपॉन सराउंडिंग एटम, तो कैसे हो जाएगा? सारे एटम, सारे बॉन्ड 6 हैं, सारे सराउंडिंग एटम 4 हैं, तो 6/4 ही तो होगा ना।